बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक अहमद तुंग है और मैं मेरी ज़मीन टीवी वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि हम कुछ ज़राअत के बारे में बात कर सकें, किसान के बारे में बात कर सकें और उनके लिए कुछ जो अच्छी सिफारिशात हैं, गुजारिशात हैं, वो पेश कर सकें ताकि जो अहकाम बाला हैं या गवर्नमेंट है इस वक्त की, वो उसके अंदर कुछ इस्लाहात में उसको को मदद मिल सके कि फार्मर की, किसान की ज़रूरियात क्या हैं। तो क्योंकि बेसिकली मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ भी एक ज़मींदार फैमिली से है, मैं ख़ुद बाई बर्थ भी एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है मैं एमएससी एग्रीकल्चर भी हूँ, तो सारी उम्र मैंने पढ़ा लिखा भी एग्रीकल्चर है। और फिर उसके बाद मेरे पास 40 साल का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर भी किया है। मैंने एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के ऊपर डिफरेंट बैंक्स में काम किया है, उनके प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं और जितनी मेरी बसात है उसके ऊपर मैं कोशिश करता रहा हूँ कि फार्मर की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको बता सकें। क्योंकि मैं ख़ुद उस पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि किसान को दिक्कतें क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो इसलिए मैं खुशी है कि आज ये मौका मिला है मुझे कि मैं इस तरह काम कर सकूं। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरियात हैं। तो बेसिकली क्योंकि मेरा तजर्बा जो है वो डिफरेंट बैंक्स में एग्रीकल्चर से वाबस्ता रहा है, मैं 2-4 बैंकों के अंदर एग्रीकल्चर की जो डिवीजन्स हैं उनको हेड किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और यहाँ तक कि अपना बैंक का भी मैं मतलब फाउंडर मेंबर हूँ। तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि किस तरीके से किसान को उसकी मेहनत का फल मिल जाए, उसको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में वो हमारा साथी है और उसको भी हम कुछ ना कुछ पे बैक कर सकें, उसकी जो सेहत है या उसकी जो आमदन है उसको किस तरीके से बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान में किसान के बारे में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। किसान आप आज भी कभी जाके फील्ड में देखें कि एग्रीकल्चर के किसी गांव में निकल जाएं तो आपको वो बंदा जो बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग उठता है और शाम तक काम करता है खेतों में, लेकिन उस बेचारे को अच्छे कपड़े नसीब नहीं होते, अच्छा खाना नसीब नहीं होता। उसकी 2 मेन वजह हैं कि जो वो पैदा करता है उसको ख़रीदने वाले के टाइम पे ख़रीदकार नहीं होता और जब वो किसी चीज़ को पैदा करने के लिए, सो करने के लिए या ज़मीन के अंदर पैदावार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसको वक्त पर पैसे नहीं मिलते। अगर उसको वक्त पर पैसे मिल जाएं और ज़रूरत के मुताबिक पैसे मिल जाएं तो यही आज का किसान, अपना किसान पूरी दुनिया में एक रिफॉर्म्स लेके आ सकता है और हर चीज़ के अंदर हमें सेल्फ सफिशेंट कर सकता है। बेसिकली किसान को जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी मार्केटिंग है कि जब वो क्रॉप को लेके मार्केट में आता है उसको सही रेट नहीं मिलता। फिर दूसरा कि उसकी जो क्रॉप है अगर उसको उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो वो नई फसल के लिए आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि इस किसान का एक ही साइकिल है कि वो पुरानी फसल उठाता है, उसके पैसे लेता है, फिर नई फसल काश्त करता है। इसमें पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी और इस गवर्नमेंट ने तो और ज़्यादा बेहतर रिफॉर्म्स किए हैं एग्रीकल्चर अंदर। वो इनको इस तरह की स्कीम्स दे रहे हैं कि उसकी जो रेकरिंग किस्म की, जो रिवॉल्विंग किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इसके अंदर लेके चला जा सके ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं पूरी तरह से निभा सके। किसान अगर क्रॉप लेके मार्केट में आए, उसकी क्रॉप का उसको सही रेट मिल जाए तो उसे किसी कर्ज़े की भी ज़रूरत नहीं है। उसको कर्ज़े की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब क्रॉप बिकती नहीं है या वो इस वक्त हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो नुकसान पे बेचना नहीं चाहता, तो वो कहता है जी मैं इसे बेचूंगा नहीं, इससे बेहतर है कि मैं इसे होल्ड करूं। होल्डिंग कैपेसिटी उसके पास होती नहीं है कि वो क्रॉप को रोके, फिर वो औने पौने मार्केट के अंदर फेंक देता है, जिससे जो उसका जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट होता है वो भी ज़ाया हो जाता है और वो कुछ कमाता नहीं है उसके अंदर। अगर उसको ये सपोर्ट मिल जाए कि जब वो कोई क्रॉप अपनी ग्रो करे और मार्केट में उसको अच्छा रेट मिल जाए तो वो अपनी फसल की पैदावार भी बढ़ाता है और एरिया जो है, ज़मीन जो है, और ज़्यादा अंडर कल्टीवेशन लेके आता है ताकि और ज़्यादा बढ़े। यहाँ तो पिछला जो एक्सपीरियंस हमारे सामने है वो ये है, जब क्रॉप ज़्यादा होती है रेट कम हो जाता है और जब क्रॉप कम होती है तो रेट ज़्यादा हो जाता है और फार्मर ये समझता है कि कम पैदावार करके अगर उसके पैसे पूरे हो रहे हैं तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक तो मेहनत ज़्यादा करे, क्रॉप ज़्यादा करे, सब कुछ करे और बाद में धक्के भी ज़्यादा खाए, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट में शॉर्टेज होती है तो रेट बढ़ जाता है। तो यानी हम यहाँ पे एक चीज़ जो है उसको देख रहे हैं, या किसान भाइयों के लिए जो गुजारिशात हैं, जो सिफारिशात हैं वो ये हैं कि सबसे पहले
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है उसको बढ़ाए कि भाई जब फसल को तैयार हो जाए गवर्नमेंट से फौरी तौर पे उस रीज़नेबल रेट पे ले ले, भले सपोर्ट प्राइस बनाए या सपोर्ट प्राइस ना दे, मार्केट प्राइस पे उसको काम करने दें। उसकी जो क्रॉप है उसको तो आपके रेट जो है कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी इनपुट है उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। खाद, बीज, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है फार्मर का। वो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलती हैं और वो जिस रेट पे भी चाहे देते हैं, लेकिन जब वो अपनी आउटपुट लेके मार्केट में जाता है तो उसको वो रेट नहीं मिलता। उस रेट के ना मिलने की सबसे बड़ी बेनिफिट नुकसान ये होता है, वो ये होता है कि फार्मर का दिल टूट जाता है कि मैं फर्दर करूं ना करूं। यहाँ तक मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, इन्होंने मार्कअप रेट को कम किया है, बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडियाँ दी हैं, ट्यूबवेल्स के ऊपर भी एग्रीकल्चर के अंदर रेट जो है उसके अंदर भी सब्सिडी दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइंग ऑफ द प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में वो इतनी ज़्यादा है कि कभी आप देखेंगे कि एक जब फसल आती है तो वही फसल, मसलन अगर आप टमाटर का रेफरेंस ले लें, आलू का रेफरेंस ले लें, कभी तो यही आलू 100 रुपये बिकता है और कभी यही आलू 10 रुपये लेने को तैयार कोई नहीं होता। उस वक्त हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो, कोई एक बेंचमार्क रेट जो है तो वो किसान को दे दिया जाए और वो चीज़ों को लेके स्टोर में रख लिया जाए। स्टेट बैंक ने पिछले दिनों एक वेयर हाउस स्कीम निकाली थी कि जो फार्मर है वो स्ट्रेस सेल नहीं करे और वो जो अपना प्रोड्यूस है अगर वो समझ रहा है कि मार्केट में रेट फेवरेबल नहीं है तो उसको रख ले ना, उसके ऊपर 70% 60% वो कर्जा ले ले और जब रेट अच्छा होगा उसे बेच के अपना लोन वगैरह एडजस्ट कर दे। लेकिन वो आगे चल नहीं सकी। सेकंड ये है कि दूसरा, जब उसको ज़रूरत होती है उस वक्त उसको कर्जा मिलता नहीं है, वो बैंकों के चक्कर काटता रहता है, बैंकों की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो बना नहीं सकता और जब उसका वक्त गुजर जाता है तो उसको जो कर्जा दिया जाता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के बराबर नहीं होता, इसलिए वो आड़ती के चुंगल से निकलता नहीं है। और आड़ती क्या करता है, डबल एज उससे बेनिफिट लेता है। पहले उसे खाद बीज महंगे देता है, गंदी क्वालिटी के देता है और बाद में जब फसल लेता है तो अपनी मर्ज़ी के रेट पे लेता है। वो मजबूर है कि उसने उससे पैसे लिए होते हैं तो वो उसको उसी रेट पे देगा जो आड़ती उससे ले लेगा। और मेन बेनिफिट ये मिडलमैन जो है वो कमा जाता है और किसान जो है बेचारा वो उसी तरह अपने कोल्लू के बैल की तरह पिसता चला रहता है। यहाँ हमारी गुजारिशात में 2 मेजर पॉइंट हैं जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा। सबसे पहले यही कि मार्केट को इतना स्टेबल कर दें कि जितनी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है उनका बेंचमार्क मौजूद है। जिस तरह आप गंदम में करते हो बाकी भी कर दें। गन्ने में आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेट डिक्लेयर करती है, देखिए उस रेट का ये फ़ायदा होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि मेरी फिजिबिलिटी क्या है, मैंने अपना पड़ता कैसे निकालना है कि मैं कौन सी फसल उगाऊं और वो मुझे किस भाव पड़ेगी और मुझे उसमें से बचेंगे क्या। एग्रीकल्चर में कभी 1000%, 5%, 100% नहीं बचता। टोटल मार्जिन 10, 20, 15% होता है जो कि उसके खर्चे निकालने के बाद उसको बचना होता है और उसने उसके अंदर पूरे साल का खर्चा निकालना है, जानवरों का खर्चा भी, ज़मीन का खर्चा भी। और ज़मीन का खर्चा देखिए, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ओनर हैं, उनको तो वो 10, 15, 20% बच जाता है, लेकिन जो लोग किसी की ज़मीन जो है मुस्ताजरी पे कर रहे हैं, उनके राक हैं, उनके मुजारा के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको तो ठेका भी अदा करना है। और अक्सर हमने देखा है कि एग्रीकल्चर से बेचारा क्रॉप इतना बुरी तरह पिट जाती है कि वो ठेका भी नहीं दे पाता और फिर जो ज़मींदार होता है वो नेक्स्ट टाइम उसको ज़मीन देने को तैयार नहीं होता, तो वो डबल एज पे मर जाता है कि उसको अपनी लेबर भी पूरी नहीं होती। हालांकि उसमें लेबर में उसके पास एक एज है कि वो तो पूरी फैमिली काम करती है, यानी वो बाप भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टोटल लेबर ही उनकी आमदन होती है कि चले उनके टोटल लोगों ने जो मेहनत की है, काम किया है, कल को जो क्रॉप में से 15-20% उनको बचेगा वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मार्केटिंग की बात इसलिए मैं बार बार करना चाहूँगा कि फार्मर से सिर्फ उसकी वक्त पे फसल ख़रीद लें, अच्छे रेट पे, एक मिडल रेट पे ख़रीद लें, तो फार्मर को किसी नए कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पे मार्केट्स को इस तरह से डेवलप नहीं कर सकती तो फिर उसको सपोर्ट दे दें। सपोर्ट में से मुराद ये है कि उसके पास क्रेडिट की लिमिट होनी चाहिए, क्रेडिट की सपोर्ट होनी चाहिए, वेयर हाउस की सपोर्ट होनी चाहिए और वैल्यू चेन में उसके पास सपोर्ट होनी चाहिए कि ताकि वो अगर जब अपनी क्रॉप को बेचना चाह रहा है और रेट फेवरेबल नहीं है तो वो उसको कहीं ना कहीं रख ले
और उसके अगेंस्ट पे पैसे लेके अपना काम चला ले, और जब रेट मुनासिब हो जाए, क्योंकि जब एकदम से सप्लाई आती है तो ये जो मिडल मैन है ये रेट गिरा देते हैं। वो जानते हैं किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़मीन उसका रेट गिराएंगे, किसान बेचारा औने पौने बेचेगा। और ये अक्सर आपको भी जाके मतलब देखेंगे, या मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये क्रॉप आती है तो रेट 40% लेस चला जाता है, और जब ये 1 महीने के बाद दोबारा से ये ऊपर आ जाता है, यानी 1 महीने में मिडल मैन 40% कमाता है। ये आप चावल में देख लें, मूंजी में देख लें कि जब ये मूंजी आती है और जब ये 1 महीने के बाद मूंजी का रेट क्या होता है, जब मक्की आती है मार्केट में उस दिन क्या रेट है, और 1 महीने के बाद मक्की का क्या रेट है। इसी तरह बाकी क्रॉप्स में देख लें। तो यानी ये तमाम बेनिफिट जो है जो कि किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 6 महीने मेहनत की होती है, पूरा दिन रात उसके ऊपर लगाया होता है, लेकिन उसको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये मिडल मैन बेनिफिट लेता है। तो गवर्नमेंट को वो जो मिडल मैन का बेनिफिट है वो रोक के पास ऑन करना चाहिए फार्मर को। इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आड़ती उसको देता है, खाद भी दवाई दे देता है, तो गवर्नमेंट दे दे ना, और गवर्नमेंट उससे अपफ्रंट ख़रीदे। और आप इसमें इस्तिस्ना है, अगर आप इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग में भी जाते हैं तो आप उससे फसल को ख़रीद सकते हैं। आप कहेंगे जी तेरा मेरा रेट आज 1400 रुपये गंदम का हो गया, उसको पता है अब मेरी फिजिबिलिटी बन गई कि 1400 का मैंने अगर बेचनी है, मुझे 1200 में पड़ेगी, मुझे 100 रुपया 200 रुपया मन का बच जाएगा, तो 40 मन निकालिए, मेरा 30,000 40,000 रुपया निकल आएगा। तो यानी ये तमाम फिजिबिलिटीज़ जो हैं इस किसान को हमें सपोर्ट में आना है। सेकेंडरी क्या है, यहाँ पे कारपोरेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, कारपोरेट फार्मिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हर फार्मर अगर अपने 5 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़ पे काम कर रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर वो फ्लॉज आ जाते हैं कि वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। और अगर यही एक कारपोरेट ये अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कंपेयर करके देखें कि वहाँ पे क्या वहाँ 5-5 हज़ार एकड़ के ऊपर काश्त हो रही है। क्या हुआ, वहाँ 12.5 एकड़ से बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है। वहाँ के जो लैंड रिफॉर्म्स हुई थी उसमें किसी ज़िम्मेदार को 12.5 एकड़ से ज़्यादा का उन्होंने होल्डिंग नहीं दी है। उसने क्या किया है कि 12-12 एकड़ वाले 10 बंदों की एक कंपनी बनाई है, मिला के वो 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 400 एकड़ वो एक कॉमन अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। उससे उनकी कास्ट इफेक्टिव हो जाता है, टाइम इफेक्टिव हो जाता है, और एक प्रोड्यूस का वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और उनके अंदर बार्गेनिंग करने की पावर होती है कि अगर उनके पास मतलब 1000 एकड़ की आमदन आएगी या क्रॉप आएगी तो वो आगे उसको सेल कर सकते हैं, तो इसको आगे लेके जा सकते हैं। बाकी रहेगी बात क्रेडिट की। यस, स्टेट बैंक से अभी रेट गिरे हैं और इन्होंने टारगेट भी बढ़ाए हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या मेरी गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के टारगेट को, जैसे पहले 70s में 80s में मैंडेटरी होता था, अब भी मैंडेटरी करें, और टारगेट अचीवमेंट जो है नेट राइज बेसिस पे होनी चाहिए, ग्रॉस डिस्बर्समेंट पे नहीं। ये जगलरी है। ग्रॉस डिस्बर्समेंट में हम बहुत कुछ कवर कर जाते हैं जो बैंक्स हैं, और फिगर अपनी को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, जिससे एक्चुअल फार्मर को नहीं जाता। नंबर ऑफ फार्मर्स का, नेट राइज का टारगेट, रेट और एक सपोर्ट, ये होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में जब दोबारा हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर एक एक चीज़ को लेके चलें, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और सेक्टर हैं, फार्मिंग के हैं, एग्रीकल्चर के अलावा शुगर केन्स के हैं, फिर आगे इंडस्ट्रीज़ के हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके साथ दोबारा से राब्ते में आएंगे और अपनी सिफारिशात जो है पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।